हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएमपी पर स्वागत है। तो जैसे कि हमारा आईएमपी सीरीज चल रहा है 12th का, है ना। तो ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में हम अगले 4 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन थे हम देख चुके थे ऑलरेडी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये कि आपने 8 तक जो भी क्वेश्चन है वो लगभग तैयार कर लिए होंगे। तो अगले 4 क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। इनमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताएं। डाउट में भी पॉसिबिलिटी कि हिंदी मीडियम को हो जाए किसी तरह का, तो वो मुझे बता सकता है। मैं पर्सनल उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके व्हाट्सएप पे उसको सेंड करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अब हम बिना देरी के क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 जो है वो 3 नंबर का पूछा गया था। 2021 और 2019 बीच में 22 छूट गया है, इसका मतलब 23 में इसके आने की संभावना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजन प्राप्त करिए श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम की अगर हम बात करें तो उसमें हमको बताना है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हम श्रेणी और पैरेलल दोनों ही देख लेंगे, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों ही देख लेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जनरली अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करूं तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो हिंदी में भी हम इसको देखेंगे, पीडीएफ अगर मिलती है तो, ठीक है। वैसे अगर अभी हम इंग्लिश में समझे तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, हियर ऑल द कैपेसिटर वी हैव कनेक्ट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पर सारे के सारे कैपेसिटर को हम श्रेणी में जोड़ते हैं। डेरिवेशन में हमने कुछ कंसिडर कर ली चीजें जो कि नीचे बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा भी है, लेट कंसिडर ऑल कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दिस कॉम्बिनेशन चार्ज ऑलवेज सेम एट ईच प्लेट बट वोल्टेज रिस्पेक्टिवली चेंज, यानी कि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। देख रहे हो आप 1 2 3, बट आपका जो कॉम्बिनेशन चार्ज सेम रहेगा। ये देखो चार्ज सेम है, तो ये याद रखना है, ठीक है। कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें आपका जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है और चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो ये 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ज्यादा बड़ा नहीं है डेरिवेशन, तो पॉसिबिलिटी है इसके आने की 3 नंबर में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने प्लस चार्ज दे दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस दिया माइनस आया, प्लस दिया माइनस आया और लास्ट में जहाँ पर जो माइनस था वो पूरा अर्थ में चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें C1, ठीक है, V1, यहाँ पर आप ये जो माइनस माइनस किए तो प्लेट पर प्लस आएगा, तो प्लस जो है सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ पर देखें, ये माइनस बना रखा है, इसको प्लस बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार और। तो यहाँ पर C1 Q अपन में V1, ये फॉर्मूला होता है बेसिक, याद रखना है। और तो V की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ, तो Q अपन में C1 हो जाएगा, C2 Q अपन में V2 हो जाएगा, V2 Q अपन में C2 हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है। सिमिलर 3 इक्वेशन हो गई, तीनों को ऐड कर दिया और तीनों की वैल्यू पुट कर दी और बाहर निकाल दिया। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/c, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, अब अगर हम पैरेलल की बात करें, हालांकि पैरेलल पूछा नहीं है, तो यहाँ पर भी वही जो ऊपर लिखा है लगभग, है ना। बस सीरीज को पैरेलल में कन्वर्ट करना है और याद रखना है कि इस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन चार्ज डिफरेंट रहेगा। ये देखो वोल्टेज जो है सेम है इन सब में, लेकिन चार्ज जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, ये इस प्रकार से तीनों को ऐड करेंगे और ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो आप इसकी भी जो है ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो।
और यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और प्लस जो है अर्थ बहुत नेगेटिव होती है, प्लस सीधा नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेना, ऊपर वाले में भी यहाँ पे प्लस कर लेना। अब हिंदी मीडियम में अगर देखें तो हिंदी मीडियम में ये देख सकते हैं, हिंदी मीडियम भी है ना, श्रेणी क्रम संयोजन में इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। हिंदी में देख सकते हैं आप, दो प्रकार का होता है श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बहुत सारा लिखा हुआ है, तो देख लेना, आप थोड़ा कम भी लिखेंगे तो चल जाएंगे, बस ये डायग्राम बनाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है V1 V2 V3 की वैल्यू जो हमने निकाली, तीनों को ऐड किया, यहाँ से कॉमन लिया, सेम टू सेम वैसी प्रोसेस, ये आंसर आ गया। वैसे ही पार्श्व समांतर क्रम में भी ये याद रखना है, लिखना चाहो तो लिख लें ये, और यहाँ पर भी वैसे ही है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, और यहाँ पर वैसे ही है, सेम टू सेम पूरा, यार लास्ट में आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, आपको ये फॉर्मूले हैं, तो टोटल चार्ज हमेशा कितना होगा जुड़ेगा, तो यही आएगा। यहाँ पर तीनों की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से V कॉमन ले लो, ठीक है। V कॉमन लोगे तो आपका आंसर है, V की वैल्यू क्या आएगी, जनरली V यहाँ से कॉमन लोगे तो V की वैल्यू आप रख सकते हो, तो यहाँ पर रख दिया आपने, ठीक है। और रखने के बाद आपकी वैल्यू निकल गई, तो यहाँ से कैंसिल हो गए, और ये C की वैल्यू आ गई। इंग्लिश मीडियम में देखें अगर, तो यहाँ पर भी वही हुआ है पैरेलल में, ये देखो से V कॉमन आ गया, ठीक। यहाँ पर Q की जगह में क्या रख सकता हूँ, ये डायरेक्ट Q अपन V की वैल्यू रख दी मैंने, C, ठीक। या फिर Q की जगह पे हम CV रख देंगे, V से V कैंसिल, आंसर आ जाएगा फिर से। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बिल्कुल, ये फेराड इसकी यूनिट लगाना कंपलसरी है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, किसी भी तरह से, नंबर इसमें लिखा हुआ है, मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर भी बोल सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा इसको समझाने में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो मैंने 3 मार्क्स यहाँ पे डाल रखे हैं कि 3 नंबर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये एक क्वेश्चन। इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। ये देखो, ये सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन, हाउ इट, और ये टोटल जो है 3 नंबर का है, और इतना यहाँ तक अगर पूछता है तो 2 नंबर में बनेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 नंबर में संभावना है, और अगर ये पूरा पूछेगा तो 3 नंबर में, ये मैंने डाल रखी है संभावना। 2020, 2019 में, 22 में आया नहीं, ठीक है, 21 में भी आया नहीं, 23 में आने की इसकी संभावना हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दे तो क्या हो। तो जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पर, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम का एक और मैंने दे रखा था यहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस प्रकार से, ठीक है। ये समझ में अगर आ गया तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये अब आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि डाइलेक्ट्रिक मतलब प्रेजेंट करने का बोल रहा है इसका। तो देखो स्टूडेंट, इसे प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर कुछ थिकनेस बोला है, टी थिकनेस, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ये देखो, कि थिकनेस टी होना चाहिए। इसने तो बस इतना बोल दिया यहाँ पर कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स। उसने कोई टी नहीं बोला है, और टी नहीं बोला तो हम उसकी थिकनेस ले भी नहीं सकते, और तो हमको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, और ऑब्वियसली 3 मार्क्स में इतना बड़ा आएगा भी नहीं। तो फिर क्या करें सर, तो आपको करना है ये वाला डेरिवेशन, ये डेरिवेशन आप करेंगे सिंपल सा, ठीक। ये डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पर कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से हमने कुछ प्लेट कंसीडर कर ली, एक्स वाई, हियर प्लेट एक्स इज पॉजिटिव चार्ज, वाई इज नेगेटिव चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन डी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी बिटवीन प्लेट। तो इस प्रकार से आपने एक बना लिया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये ई है, ये वी है, ठीक है। यहाँ पर क्यू अपन में ए लिखा है, ये पर भी क्यू अपन में ए लिखा है। ये फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी का, याद रखना है जितना, ठीक है। ये फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी का, अभी उसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, बस याद रखना है सिंपल।
तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन में Q। यहाँ पर आप रखेंगे तो W की वैल्यू क्या रख सकते हैं, W की वैल्यू आप रख सकते हैं F इंटू डी। ये होता है ना वर्क डन, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस रखेंगे तो F अपन में Q की वैल्यू होती है E, यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ से ई डी आ गया फॉर्मूला। अब ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से वी अपन में डी। ठीक है, और इसका यूनिट भी देखेंगे तो यूनिट भी यहाँ पर निकाला हुआ है। तो आप इम्पोर्टेंट नोट्स में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स, ये याद रखना है कि दो प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी कितनी होगी, इतनी होगी, फॉर्मूला है। और ये देखो चार्ज डेंसिटी इतनी होगी और पोटेंशियल इतना होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एनी मीडियम वो इतना होगा। तो अब यहाँ पर हम देखें, वापस से स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपन में सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू आपने रख दी ये वाली, क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर्मूले में ये है इसकी वैल्यू, याद रखना है। ये डायरेक्ट कहाँ से है इस पर अभी ध्यान मत दो, ये डायरेक्ट रख दी, नीचे आ गया तो ई की वैल्यू रख दी, ये ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू को ये फॉर्मूला होता तो यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया, और डायरेक्ट जो है ये सी की वैल्यू होती क्यू अपन में वी। तो यहाँ पर आपका जो है डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो सी की, वी की वैल्यू रख दो या चाहो तो, अपने को तो सी निकालना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर जैसे कि ये फॉर्मूला सेकंड दे रखा है, सी की वैल्यू ये होती है। तो इक्वेशन 2 में हमने जब वैल्यू रखी यहाँ पर, तो ये सॉल्व करने में ये बनेगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात, क्योंकि आपने ये वी की पूरी वैल्यू तो कहाँ रखी, यहाँ रख दी, और क्यू ये पहले से था तो ये अब पूरा आ गया आपका, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। तो एक्सप्लेन नॉट टी इन एयर। अब अगर पूरा सिस्टम मीडियम में प्लेस करें, लिख रखा है यहाँ पर द होल सिस्टम आर प्लेस्ड इन मीडियम, तो क्या होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। अब उस क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोल रखा है लास्ट में, हाउ इट इज कैपेसिटेंस अफेक्टेड। जब ऐसा होगा तो कैपेसिटेंस को कैसे अफेक्ट करेगा। तो देखो, आपने पोटेंशियल का तो देखा ही था कि पोटेंशियल मीडियम रखने पर कम हो जाता है, लेकिन मीडियम रखने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है। याद रखना है आपको, कितने टाइम बढ़ जाती है, के टाइम बढ़ जाती है। मीडियम का निकालने के लिए देखो के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर मीडियम का निकलेगा। तो एयर का कम होता है कैपेसिटी एयर में, लेकिन मीडियम में कैपेसिटी ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अफेक्ट पड़ेगा, जो लिखना है उसका अगला वाला जो यहाँ पर था ना कि हाउ इट इज कैपेसिटेंस अफेक्टेड, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, कि मीडियम रखने पर के टाइम कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये याद रखना है। अब अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में देखने से पहले मैं आपको पैरेलल वाला बता दूं, एक बार वो पैरेलल की फोटो भी दिखा दूं, है ना। मैंने यहाँ पर निकाली है, ये देखो इस प्रकार से होता है पैरेलल में, ये एक वायर गया, ये एक वायर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो पैरेलल में लगे हुए ये आपस में, समझ रहे हो। ये देखो ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये पैरेलल में है। क्वेश्चन सीरीज का आया था, ये सीरीज में इस प्रकार से, है ना। तो याद रखना आपको, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, सॉरी वोल्टेज डिफरेंट होता है, चार्ज सेम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि चार्ज अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज सेम है, एक ही सर्किट है कि नहीं। देखो ना आप यहाँ पर एक ही वायर से जा रहे हैं सब, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के वोल्टेज लगे हुए हैं, प्लस माइनस, यहाँ तो एक ही तरह का प्लस माइनस है। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जिसके बाद फिर ठीक है, अब हम अगर देखें यहाँ पर क्या देख रहे थे हम, ये भी हो गया था, हम ये मीडियम के बारे में देख चुके थे। तो समझ गए कि क्या इफेक्ट के टाइम कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब अगर हिंदी में देखें हम, तो हिंदी में मिल जाता है तो देख लेते हैं। देखो ये भी इंग्लिश में ही है, ठीक है, ये पूरा वही क्वेश्चन है, देखो पूरा, है ना, हाउ इट इज कैपेसिटी अफेक्टेड। तो ये देखो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ आंसर, ठीक है। और ये देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस लिखे हुए हैं। कैपेसिटी इज पैरेलल प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया जितना ज्यादा कैपेसिटी उतनी ज्यादा डिस्टेंस, और ये मीडियम के बारे में लिख रखा है। तो कैसे अफेक्ट करती है पॉइंट के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। वो नोट्स में यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ से नोट डाउन इसको कर सकते हैं। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में भी देख सकते हैं।
ये हिंदी में भी है इस प्रकार से, ठीक है, सेम टू सेम पूरा लिखा हुआ है वैसे ही। तो आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक है, ये डायग्राम बना लेना है। जिसके बाद फिर ये मैंने बता दिया था, ये फॉर्मूला होता है पृष्ठ घनत्व का, आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद रखना है। इसकी वैल्यू उठाकर ये वाली रख देंगे यहाँ पर, तो ई की वैल्यू निकल जाएगी। ये फॉर्मूला था वी का ई इंटू डी, ठीक है, यहाँ पर हमने ई की वैल्यू रख दी, कौन सी, ये वाली, फिर एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पर रख दी, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ठीक। इसका उपयोग रेडियो सेट में किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से या फिर पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मूल आवेश का मान कितना होता है। मूल आवेश का मान कितना होता है, तो देखो 1 मार्क्स में आया था 2019 में। तो मूल आवेश का मान सीधा सीधा आपको मैं बता दूं कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। ये प्रोटॉन पर इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट प्लस में भी लिख सकते हैं इसको। मूल चार्ज इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, बस ये याद रखना है आपको। इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, याद रहे आपको, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको आना चाहिए। तो 1 मार्क्स का था, तो 1 मार्क्स का हमने देख लिया। इसको फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तब अगला क्वेश्चन लास्ट वाला देखें, राइट एंड प्रूव द गॉस लॉ फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसके लिए पहले फ्लक्स को समझना जरूरी था। तो फ्लक्स मैंने ऑलरेडी जो है पहले वीडियो में समझा दिया है फ्लक्स को डिटेल्स में कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। जब ये वाला पहला क्वेश्चन था उस टाइम पर मैंने फ्लक्स को समझाया है। तो आप प्लीज़ जिसको फ्लक्स नहीं पता वो इसी वीडियो का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसे एक बार देख ले पहले क्वेश्चन को, इसके बाद वो यहाँ पर वापस आ सकता है। मैं इस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक बार आप देख लें जो भी फ्लक्स के बारे में आपको समझना हो। फ्लक्स कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती है। तो हम जो गॉस थ्योरम देखने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम में हम सरफेस क्लोज्ड लेते हैं। यहाँ पर स्पेरी अपने यहाँ पर हम एक फ्लैट टाइप की या प्लेन नहीं लेते, ठीक है, क्लोज्ड होती है। तो क्लोज्ड सरफेस में जो है किस प्रकार से अगर चार्ज रखते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, बस ये इसका पूछने का मतलब है। तो हमको गॉस में हमको यही दिखाया है कि अगर एक क्लोज्ड अगर एक सरफेस है तो उसके अंदर अगर हम चार्ज रख दें तो चार्ज से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। तो ये राइट मतलब इसका ये बताना है कि गॉस ने क्या कहा और इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करना है तो देख लेते हैं हम इसको भी। ये देखो फ्लक्स के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार फ्लक्स के बारे में भी है ना पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है वो बता रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत फ्लक्स के बारे में बता दूं मैं, आपका थोड़ा रिवाइज हो जाए, ठीक। ये फ्लक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, मैथमेटिकली ये इसका फॉर्मूला होता है। कोस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे आ जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना है आपको। अब आते हैं गॉस थ्योरम पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम टू चार्ज। ये देखो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास होगी, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दो क्यू में। तो डेरिवेशन की अगर बात करें तो लेट अ पॉजिटिव चार्ज इन अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, our aim to find the total number of electric field lines, electric field lines, so they are passing which closed surface। यहाँ पर बिना कारण लिखा हुआ है, और aim to find the number of electric field lines which is passes through the closed surface। ये बीच में इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये देखो डायग्राम है, डायग्राम में थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है। तो ये डी फाई ई यहाँ बेस में लिखा हुआ है, ये है ना, यहाँ पे छोटे से बेस में। तो इसका फॉर्मूला ये होता है
छोटा सा फ्लक्स लिया तो ये बन गया कोस थीटा, थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर थीटा बना हुआ है, आप इसको 90 में समझ लेना, तो 0 डिग्री है तो कोस 0 की वैल्यू 1 लिखी हुई है यहाँ पर, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो डी ए बनेगा सिर्फ, और ई की वैल्यू हमको पहले से पता है, याद रखना 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट याद रखना है। तो ई की वैल्यू आपको यहाँ रखेंगे डी ए। अब डी ए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है एक स्पेयर का, एक गोला आकार का टोटल कितना होता है 4πr स्क्वायर, तो 4πr स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह हम 4πr स्क्वायर रख देंगे, कैंसिल हो जाएगा 1/ε0/q, बस यही प्रूफ करना था। तो ये आने की संभावना है इसकी, याद रखें आपको, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन की वैल्यू भी याद रखना है, यूनिट भी याद रखना है, एग्जाम में आ सकती है, 1/ε0 की वैल्यू भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हमारा हो गया गॉस। अगर हिंदी में देखें इसको तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। माना निर्मात में बिंदु, पहले इसका लॉ देखें, तो लॉ देखो तो ये लिखा हुआ इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी कि लाइन, विद्युत लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में प्रस्तुत कुल आवेश का 1/ε0, यहाँ ε0 लिखा हुआ है, निवेदन यहाँ पर लिख लें, ठीक है। ये दब गया है, पीडीएफ क्रिएट करते टाइम आ गया होगा, गुना होता है, ε0 टाइम गुना होता है, तो कुल आवेश का इतना होता है। अब यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, तो अगर ये आपको देख रहे हो तो इस प्रकार से एक ही फील्ड में है, ये एरिया की भी एक ही डायरेक्शन है, ये फॉर्मूला याद रखना 1/ε0/q/r², ठीक है। अब क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला है, तो वैसे तो ये बहुत अलग तरीके से भी होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं अगर यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर भी हिंदी मीडियम आप देख सकते हैं, है ना, हिंदी मीडियम वाला जो डेरिवेशन था, हिंदी मीडियम वाला, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो था ना, ये वाला क्वेश्चन जो था अपना, कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका हिंदी अगर मैंने नहीं बताया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ था हिंदी में भी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये निकल गया और ये वैल्यू आ गई, सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है, उसी चीज को गॉस लॉ को दे रखा है। यहाँ पर देखो ये इतना भयंकर तरीके से किया हुआ है सॉल्व इसमें, तो इतना भयंकर तरीके से सॉल्व नहीं करना है ना, ये आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट स्पेयर नहीं है, बस ऐसे ही ले ली एक शेप की, तो इस शेप में इस तरह से सॉल्यूशन होता है, इंटीग्रेशन लेना पड़ता है इसमें। लेकिन आप जो है हिंदी मीडियम, आपको जो है इसी प्रकार से सॉल्व करना है, सिंपल तरीके से। अब सर इसका हिंदी बता दो, तो हिंदी में आपको दिखा दूं, तो ये देखो आपको ये माना ये लिखना है, ये इमेजेस जो है सेव नहीं हो रही, तो मैंने आपके लिए इमेजेस रख के रखी है। पहली इमेज ऐसी आएगी, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, दूसरी इमेज में ये फ्लक्स है छोटा सा, ई यहाँ पर बेस में आएगा, बड़ा ई नहीं, तो यहाँ पर ई डी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो ई डी एस बना, है ना, ई डी फाई छोटा सा फ्लक्स है, तो यहाँ पर आपका इसकी वैल्यू रख दी गई है 1/4πε0q/r²ds, ठीक है। और इसके बाद अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर फाई ई यहाँ बेस में है, यहाँ इनटू में नहीं है, तो ये फ्लक्स है क्लोज्ड सरफेस के लिए, ऐसा क्लोज बना दिया, डी फाई इसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली। अब यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया, अंदर बचा डी एस सिर्फ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना होता है गोलीय पृष्ठ का, गोले का 4πr², तो ये कैंसिल आउट हो गए और ये आपका बन गया 1/ε0q। तो ये गॉस प्रमेय की उत्पत्ति हुई, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर डाउट हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप प्लीज मुझे जो है बता सकते हैं, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे आज 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। अगले हम क्वेश्चन 4 अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। और जाने से पहले आपको बता दूं कि आप रेगुलर पढ़ें, रोज 4 क्वेश्चन याद करें, फिर उसके लिए भले आप
कितना भी टाइम लगे, 24 घंटे में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे तो यकीन मानिए आप फिजिक्स में डिस्टिंक्ट लेके आ जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो बताया जा रहा है उतना पढ़ना है, फिर भी डाउट है तो मैं हूँ, लेकिन अच्छे नंबर से पास होना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े और दूसरे लोगों को भी फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।